नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर कुशवाहा आज पुनः हाजिर हैं आपके लिए। जैसे कि बहुत सारे मित्रों का जो एग्ज़ाम है, वो ईएलटी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब जिन मित्रों ने हमारे ईएलटी 2026 का एग्ज़ाम 2026 में दिया है, वो अब ईएलटी को भूलकर अब टारगेट करें टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम को। चूँकि टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम ऐसे हैं कि अगर आपने परीक्षा पास की तो डायरेक्ट जॉब है। इसमें टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, और पीजीटी में एक सिंपल इंटरव्यू है और तब सिलेक्शन। तो मतलब ये ज़्यादा सिंपल है ईएलटी की अपेक्षा, क्योंकि ईएलटी में मेंस लिखना है और मेंस कई चीज़ों पे निर्भर करेगा, जैसे कि आपकी राइटिंग है। मेंस किस पर निर्भर करेगा? आपकी राइटिंग है, आप किस प्रकार से आंसर दे रहे हैं, आपकी पिक्चर बनाने की कला क्या है, आपके आंसर देने की शैली क्या है, बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं कि बहुत विद्वान होने के बाद भी इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनकी राइटिंग खराब हो। और अक्सर ये होता है कि जो ज़्यादा शार्प माइंड होते हैं उनकी राइटिंग एकदम गड़बड़ होती है। तो हो सकता है कि राइटिंग की वजह से आपका सिलेक्शन हो। आप बहुत अच्छा आपको आ रहा है, आप सबसे टॉप हैं, आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, मगर जब आप लिखते हैं तो थोड़ा-सा राइटिंग गड़बड़ कर जाती है। और हिंदी इंग्लिश वाले में भी बहुत सारा डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो ये आगे हम चर्चा कर लेंगे। तो इसलिए अब हम टीजीटी और पीजीटी को हम लोग टारगेट करते हैं। समय कम बचा है, अब आप रात दिन एक कर दीजिए। जिनका पेपर एलटी में बिगड़ गया है, भूल जाओ क्या हुआ क्या नहीं, छोड़ दो उसको। अब हम लोग नए रास्ते पर चल रहे हैं और टारगेट करके चलिए, एक सीट आपको लेनी है। ठीक है, आज ही जुड़े डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के साथ। आज ही ऐप को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये जो पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, ये पेपर हमारा पीजीटी बायोलॉजी का पेपर है। पीजीटी बायोलॉजी का पेपर है 2021 का। 2021 के बाद 22 में फॉर्म आया था, अब ये दूसरा एग्जाम होने जा रहा है 21 के बाद। तो ये उस समय का पेपर है, और आपने एलटी में भी देखा कि 2018 के पेपर से 2-3 क्वेश्चन उसने पुराने पेपर से लिए थे, 2-3 पीजीटी से लिए थे। तो हमें इसलिए इस पेपर को बहुत ध्यान रखना है। हो सकता है 2 से 4 क्वेश्चन इसी पेपर से वो निकाल कर आपको दे दें। ठीक है, तो हमें पेपर का ध्यान भी रखना है, या इसके डाटा से भी फंसेगा। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है, हमें पता भी होना चाहिए कि जो क्वेश्चन का लेवल पीजीटी में होता है वो क्या होता है, टीजीटी में लेवल क्या होता है। इसका भी आइडिया लगेगा, जिससे हम पढ़ाई को एक मैनेज रूप में लेके चलेंगे। क्योंकि अगर सही दिशा नहीं मालूम होगी तो जो हम पढ़ेंगे वो ऐसी चीजें पढ़ेंगे कि जो पता लगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही ना हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमसे कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, द टर्म सिंगल प्रोटीन रिफर्स टू। सिंगल प्रोटीन शब्द है वो किसके लिए दिया जाता है? एससीपी बोलते हैं। एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। एक कोशिका प्रोटीन भी इसको बोलते हैं, एकल कोशिका प्रोटीन। ये किससे प्राप्त होती है? कहते हैं प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द सिंगल सेल। यदि प्रोटीन केवल एक कोशिका से प्राप्त करते हैं तो उसे एससीपी बोलते हैं। प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल, यानी जो कोशिका है उसकी पहली वाली कोशिका से, या प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ एल्गी, फंजाई या बैक्टीरिया, इनसे प्राप्त करते हैं। वायरल क्रोटा प्रोटीन। तो सही आंसर हम करेंगे सी को, कि जो कवक जीवाणु से बड़े पैमाने पर प्रोटीन जो है वो एल्गी, फंगस और बैक्टीरिया से जो प्राप्त की जाती है उसे हम सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर कहता है, जल मंडल में निम्नलिखित, इधर यहाँ पढ़ते हैं, वहां पढ़ने में दिक्कत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो लोग हिंदी के हैं वो लोग हिंदी देखते चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिकेंट फाउंड इन द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब यहाँ है जल से मतलब है, यानी हिंदी बोलते हैं जल मंडल। तो देखिए, जल, नाइट्रस जो ऑक्साइड है, इसको नाइट्रस ऑक्साइड को केमिस्ट्री में लाफिंग गैस बोलते हैं। किसके नाम जानते हैं? लाफिंग गैस के भी नाम से जानते हैं। ध्यान में रखना, डिटर्जेंट या सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो एयर पोल्यूशन फैलाती है। क्या फैलाती है? एयर पोल्यूशन फैलाती है। ओजोन जो है, ध्यान में रखना, अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में, पीजीटी और टीजीटी में क्वेश्चन बना है कि ओजोन प्रदूषण कब फैलाती है। अगर ये स्ट्रेटोस्फियर के अलावा नीचे वाली लेयर में आ जाएगा ओजोन, तो ये प्रदूषक का कार्य करता है। ध्यान में रखना, ओजोन प्रदूषक भी है, सेकेंडरी प्रदूषक है, यानी सेकेंडरी लेवल का पोल्यूटेंट है ओजोन।
यदि स्ट्रेटोस्फीयर में है तब तो सही है, अगर उससे नीचे है तो ये प्रदूषक का काम करता है। तो ये सब गैसों के रूप में है, जबकि जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट जो कि हम लोग कपड़े धुलने में आदि में करते हैं, तो वो नालियों के माध्यम से नदियों में धोते हैं तो पोल्यूशन फैलाता है। तो जल प्रदूषण कौन फैला रहा है? डिटर्जेंट फैलाता है। ठीक है। और अभी आपने एलटी वाले पेपर में देखा था, एलटी जो 2026 में एग्जाम हुआ है, आपने देखा था कि 99% क्वेश्चन डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी की क्लासों से फंसे थे। तो ये बहुत हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट टॉप अप में टॉप अप हैं। तो आज आप भी जुड़िए और उसका हिस्सा बनिए। और ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, ये एक परिवार है। यदि आप हिस्सा बनेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी पकड़ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी सोमाइट्स आर प्रेजेंट इन ह्यूडिनेरिया। ह्यूडिनेरिया किसको बोलते हैं? तो जोंक को ह्यूडिनेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोंक। जोंक का जो जूलॉजिकल नेम है, जंतु वैज्ञानिक नाम है, वो ह्यूडिनेरिया है। तो कहता है ह्यूडिनेरिया या जोंक में कितने खंड होते हैं? तो मैं बता दूं कि जोंक में टोटल 33 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 33। यदि हम एक जोंक का चित्र बनाएंगे तो ये जोंक हमें इस तरह से दिखाई देती है, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये इन खंडों की संख्या टोटल जो होती है वो 33 होती है। ये जो एंटीरियर सकर है, एग्जाम में बहुत पूछता है, एंटीरियर सकर जो है, ध्यान में रखना, जो अग्रचूसक है उसमें पूछ देता है कितने खंड पाए जाते हैं एंटीरियर सकर में। पीजीटी और टीजीटी में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सकर होता है अग्र, उसमें कितने खंड होते हैं? तो ध्यान में रखना 3 खंड होते हैं। अगर पूछ दे कभी कि पोस्टीरियर सकर में, यानी पिछला वाला जो चूसक होता है उसमें कितने खंड होते हैं? तो 7 सेगमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 7 सेगमेंट होते हैं। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आंसर हमारा बी है कि इनमें जो सेगमेंट की संख्या या खंडों की संख्या जोंक में जो होती है वो 33 होती है। आप देख रहे हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आपका भी अगला सिलेक्शन आप ही का होगा। लाइसोजेनिक चक्र यानी फेज विच शो द लाइसोजेनिक साइकिल आर कार्ड। देखिएगा, दो साइकिल्स होती हैं, एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल, एक होती है लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल का मतलब होता है जिसमें बैक्टीरियो, ये पाई किस में जाती है? तो आप जब बैक्टीरियो फेज पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं? बैक्टीरियो और फेज को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? बैक्टीरियो फेज को। तो बैक्टीरियो फेज का जीवन चक्र दो स्टेप में होता है, या तो टेम्परेट होता है या लाइटिक होता है। टेम्परेट का मतलब होता है कि बैक्टीरियो फेज जब बैक्टीरिया के अंदर इंफेक्शन करता है या संक्रमण करता है या उसके अंदर अपना डीएनए प्रवेश कराता है, तो उसी के डीएनए के साथ मूवमेंट करता है। ठीक है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ बैक्टीरिया सेल को नष्ट नहीं करता। और लाइटिक साइकिल में क्या है, बैक्टीरिया सेल फट जाती है और ये बाहर निकल आते हैं। तो टम्परेट फेज बोलते हैं। वो लाइसोजेनिक साइकिल को क्या बोलते हैं? टम्परेट। और वायरु, देखिए, लाइटिक साइकिल और वायरुलेंट फेज, जो वायरुलेंट फेज हो, उग्र, उग्र का मतलब होता है जो नष्ट कर देते हैं, उसमें कौन सा चक्र पाया जाता है? लाइटिक। अगर पूछता वायरुलेंट में कौन सा चक्र होता है, तब हम आंसर लगाते लाइटिक। उसने पूछा लाइसोजेनिक में, तो इस लगाएंगे टेम्परेट। तो ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, द फ्यूनेरिया कैलेप्टा इज ड्राइव्ड फ्रॉम। एक और चीज ध्यान रखिएगा, टीजीटी और टीजीटी और पीजीटी में जब वो क्वेश्चन देता है, क्या करता है? टीजीटी और पीजीटी में जब प्रश्न देता है तो जूलॉजी बॉटनी के मिक्स प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं? मिक्स प्रश्न आते हैं। जूलॉजी के प्रश्न अलग मतलब एक, और जूलॉजी बॉटनी के जो प्रश्न होते हैं वो आपस में मिक्सअप होते हैं, पता नहीं चलता। जबकि एलटी और जीआईसी में क्या करता है, वो दो सेक्शन में बांटता है, जूलॉजी और बॉटनी। तो जब जूलॉजी सेक्शन करेंगे तो केवल जूलॉजी जूलॉजी क्वेश्चन होंगे और बॉटनी के होंगे अलग अलग। तो पता चल जाता है हम जूलॉजी कर रहे हैं बॉटनी। यहाँ ऐसा नहीं है, सब मिक्स होते हैं। पता लगा दो चार क्वेश्चन जूलॉजी के, दो चार बॉट ऐसे, मतलब मिक्सअप। वहां अलग जूलॉजी खंड अलग, बॉटनी खंड अलग। जीआईसी एलटी में ये होता है, जबकि यहाँ मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं। फ्यूनेरिया किसका है? ब्रायोफाइटा से पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में कहता है कि जो फ्यूनेरिया का कैलेप्ट्रा होता है इज ड्राइव्ड फ्रॉम, किससे व्युत्पन्न होता है? कैलेप्ट्रा किससे व्युत्पन्न होता है? टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलेप्ट्रा बहुत पूछता है, ध्यान में रखना। या पूछ देता है कि कैप्सूल में वह कौन सी संरचना होती है जो हैप्लॉइड होती है, तो वो कैलेप्ट्रा होता है। क्योंकि जो कैलेप्ट्रा होता है
वो किससे विकसित होता है? आर्चिगोनियम से विकसित होता है। किससे? आर्चिगोनियम से विकसित होता है कैलेप्ट्रा। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम इस तरह का इसका बनाए कैप्सूल, तो आप इस तरह का जब कैप्सूल देखते हैं तो इसके ऊपर इस तरह की कुछ ऐसी संरचनाएं देखते हैं। ये इन संरचनाओं को हम किसके नाम से जानते हैं? कैलेप्ट्रा के नाम से जानते हैं। ये किससे विकसित होती हैं? तो आर्चिगोनियम से विकसित होते हैं। आर्चिगोनियम को क्या बोलते हैं? हिंदी में स्त्री करके बोलते हैं, ठीक है, मादा जननांग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। कहता है द फिनोमिना ऑफ ब्राइडाइटली इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्राइडाइटली का मतलब समझ लो। देखिए, ब्राइडिटली क्या होता है? अगर क्वेश्चन देखिए हिंदी में भी दिया, इंग्लिश में भी दिया है, ब्राइडेटली बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। ब्राइटलेटली का मतलब होता है स्लो एवोल्यूशन, स्लो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यानी धीमा जैव विकास, धीमा जैव विकास। ऐसे जीव जिनमें जैव विकास ना के बराबर हुआ, बहुत धीमा विकास हो रहा है, उनको तो आप सब जानते हैं नियोसिरोटोडस। इस ये क्या है? नियोसिरोटोडस एक लंग फिश है। क्या है? लंग फिश। कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। लंग फिश एग्जाम में पढ़िएगा जरूर, लंग फिश से क्वेश्चन पूछना ही है उसको। तीन तरह की लंग फिश हैं, अफ्रीका में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। तीन तरह की लंग फिश पाई जाती हैं। इससे एक क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो अमेरिका वाला पूछे, चाहे वो आपको प्रोटोथीरस बोले, या फिर आपको अफ्रीका वाली पूछे, या ये वाली पूछे। ठीक है, तो आपको एक ना एक पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लंग फिश। दूसरा आता है लैटिमेरिया। लैटिमेरिया आपसे पूछ सकता है कि लैटिमेरिया क्या होता है, तो ये लिविंग फॉसिल है। लैटिमेरिया भी क्या है? लिविंग फॉसिल्स है। मतलब इसमें जब इस उत्पत्ति हुई तब से वो उनकी संरचना लगभग वैसी ही है, उनमें परिवर्तन नहीं हुआ, लिविंग फॉसिल है। ये किसका सदस्य है? सीलोकैंथ का। ध्यान में रखा, फिश है, क्या है? सीलोकैंथ। आप पूछ सकता है लैटिमेरिया किसके अंतर्गत आता है? सीलोकैंथ के अंतर्गत। ठीक है, और स्फिनोडॉन, स्फिनोडॉन किस में आता है? तो स्फिनोडॉन जो है वो कार्निवोरस होता है और रेप्टाइल्स है। क्या है? रेप्टाइल्स है। ये भी क्या है? लिविंग फॉसिल्स है। तो उपयुक्त में सभी हैं जिनमें जैव विकास बहुत धीमा है, लगभग लगभग सब लिविंग फॉसिल्स है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को हम बिल्कुल सही करेंगे। क्या करेंगे? सही करेंगे। ये क्वेश्चन तभी सही होंगे जब आपके पास प्रॉपर डाटा होगा, आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी। ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी से जरूर जुड़िएगा। हमारा जो कोर्स है बिल्कुल अभी जो है हमारा नया जो कोर्स है, ये वाला लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच को लीजिएगा। लक्ष्य बैच में हमने 99.99% क्लासें खत्म कर दी हैं। इसलिए कहा क्योंकि अभी दो क्लासें ऐसी हैं कि मैं नहीं ली है, और उसने स्टूडेंट ने बताया है कि एक टेलियोबॉटनी की, तो वो मुझे लगता है 2-4 दिन में, या मैं अभी प्रैक्टिकल का सीजन चल रहा है और तो प्रैक्टिकल लेने बाहर जाना है। जैसे ही वहां से वापस होंगे 2-4 दिन में, तो मैं, मेरे टारगेट में है कि पेलियोबॉटनी की क्लास लेके इस बैच को, ये सारी क्लासें पूरी, सारी थ्योरी क्या मिलेगा? सारी थ्योरी क्लासेस, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, मिक्स्ड एमसीक्यू, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जितने भी पेपर हैं सब कुछ हमने सॉल्व कराए वो मिलेंगे। पीडीएफ की लाइब्रेरी मिलेगी, डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे जो हम सॉल्व कराएं एक ही जगह पर। केवल कितना? 1199 का। आज ही लें। बाकी आपने एलटी के पेपर में डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का परफॉर्मेंस देख लिया, 100%, 4 क्वेश्चन को ढेल के बायो के सभी क्वेश्चन फंसे, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हुआ। और आप देख लीजिएगा 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी पीजीटी में सिलेक्ट हैं। इसके अलावा एमपी के जो शुरुआत के दोनों टॉपर थे, पहली रैंक और शायद छठी या चौथी रैंक थी, हाँ पहली और छठी रैंक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के दोनों टॉपर हुए एमपी में। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां यहाँ बच्चे ना होते हो। मिनिमम फी एक और भी आता है कि इतनी सस्ती फीस क्यों लेते हैं सर? क्योंकि सर जॉब करते हैं, सर अच्छी पोस्ट में है, तो इसलिए ये एक जो आपसे थोड़ा बहुत लिया जाता है, ये ऐप खर्च है, जो टेक्निकल है टीम है, उनके सबके खर्च की वजह से ये लिए जाते हैं। आज ही जुड़े। और दूसरा, यदि आप, मैं एक और अब सलाह दूं,
कि बहुत सारे मित्र ईएलटी में उनको बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। उन्होंने पेपर देखा तो ऐसा लगा कि पेपर की मतलब ऐसी तैसी कर देंगे वो, इतना कॉन्फिडेंस था। मगर जब वो सॉल्व करना शुरू किए तो कंफ्यूज होने लगे कि इसमें पहला लगाएं कि दूसरा लगाएं, तीसरा लगाएं, चौथा लगाएं। कंफ्यूज कर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी। आप प्रैक्टिस किससे करते हैं? यूथ से करते हैं। आप प्रैक्टिस किससे करते हैं? आप घटना चक्र से करते हैं। प्रैक्टिस किससे करते हैं? शिल्पी से करते हैं। इसी ये प्रैक्टिस सेट है। मगर वहां एक समस्या है कि जैसे क्वेश्चन देखा, आपने क्वेश्चन देखा, उसी के नीचे आंसर लिखा, मान लो ये क्वेश्चन ए, इसके नीचे ए आंसर लिखा, तुरंत आंसर आ गया, वो आप 1-2 घंटे बाद भूल जाते हैं। ठीक है। मगर हमारा जो प्रैक्टिस सेट है कंप्यूटर बेस्ड है, ये आप जैसे ही सॉल्व करेंगे ये बताएगा कितने सही किए, कितने गलत किए, कौन सा क्वेश्चन तुमने सही किया, कौन सा गलत किया, कितना टाइम लिया। आप यहाँ आप अपनी मतलब जो तैयारी है उसको जांच परख भी सकते हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन भूलवश गलत हो जाते हैं, टिक लगाने में गलत हो जाते हैं, गोले करने में गलत हो जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन पढ़ने में गलत कर जाते हैं, वो सारी समस्याएं यहां से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। आज ही लें प्रैक्टिस सेट और कोर्स लें। आपकी ये जो कोर्स है ये टीजीटी के लिए काम करेगा, पीजीटी के लिए काम करेगा, एलटी, जीआईसी एवं असिस्टेंट आज सबके लिए काम करेगा। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं ये 7 पे। 7 कहता है विच वन इज करेक्टली पेयर्ड। इसमें से एक बिल्कुल सही है। आप बताइएगा कि इसमें कौन सा सही है। तो हम आपको बता दें टी। टीक का जूलॉजी बॉटेनिकल नेम क्या है? बॉटेनिकल नेम दिया हुआ है टीक का तो होता है टिक्टोना ग्रैंडिस। टिक टी है टिक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है। इसकी फैमिली भी ध्यान में रखना। इसकी फैमिली क्या है टीक की? इसकी फैमिली है बर्बीनेसी। बहुत याद रखना, टीक की फैमिली सबसे ज्यादा, टीक की फैमिली पहुंची जाती है, इसकी फैमिली है बर्बीनेसी। ध्यान में वर्विनेशी। साल, साल का बॉटेनिकल नेम क्या है? साल का बॉटेनिकल सोरिया रोबुस्टा। सोरिया रोबुस्टा। तो ये भी गलत है। टिक्टोना किसका है? टीक का नाम। साल का नाम सोरिया रोबुस्टा। चीर पाइनस को बोलते हैं। सीड्रस देवदारा किसको बोलते हैं? देवदार को। किसको बोलते हैं? देवदार को। सीसम किसे बोलते हैं? डलबर्जियो सिस्सो को। तो सीसम सही है। क्या सही है? डलबर्जियो सिस्सो। अच्छा ये जो डिप्टेरो कार्पस दिया हुआ है, डिप्टेरो कार्पेसी फैमिली का सदस्य है। डिप्टेरो कार्पस किसका नाम है? किसका नाम है? ध्यान में रखना, सोरिया रोबुस्टा डिप्टेरो कार्पेसी में आता है। सोरिया रोबुस्टा यानी साल और टीक, इन दोनों की फैमिलियां, इन दोनों के बॉटेनिकल नेम रख के जाना। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर चलते ही नेक्स्ट पे। 8 नंबर। ए न्यू वैराइटीज ऑफ ए स्पीसीज आर प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ। एक जातियों में 9 उपजातियों जो 9 उपजातियां मतलब जातियों की भी उपजातियां जो उत्पन्न होती हैं वो किससे होती हैं? मान लो आज खरगोश की एक जाति है और कुछ दिन बाद खरगोश की एक और नई जाति विकसित हो जाए उसी खरगोश से, तो ये क्या है? माइक्रो एवोल्यूशन होता है। क्या होता है? माइक्रो एवोल्यूशन होता है। आयोग ने ए माना था, फिर बाद में इसमें कंप्लेन हुई थी, ए माना था, मगर ए सही नहीं है। माइक्रो एवोल्यूशन डीएनए लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे होता है, जबकि सही आंसर है माइक्रो एवोल्यूशन। क्या है? माइक्रो एवोल्यूशन। या फिर क्वेश्चन करता है द प्रोसेस ऑफ वेयर द बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर। बिल्कुल नया क्वेश्चन था और फंसाने वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बीएससी में स्पष्ट नहीं दिया है। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कहां मिला था? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला था एनसीईआरटी की बुक में। मैं आपको बता रहा हूं। और एक अच्छी एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनमें से एक आते हैं त्यागी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, त्यागी हैं, एमपी त्यागी शायद है। उनकी बुकें बहुत अच्छी आती हैं। तो वहां ये मिला था। एक्चुअली में पहली नजर में इसका आंसर कंजुगेशन सही है और बीएससी में कंजुगेशन दिया है, लेकिन ये आंसर सही नहीं था। समझ में आ गया? ये आंसर कंजुगेशन किया गया था, क्योंकि जो
दिया है ना, एफ फैक्टर का ट्रांसमिशन, फर्टिलिटी फैक्टर का, वहां से दिया गया था। मगर इसका सही आंसर है क्या है? इसका आंसर है सेक्स डक्शन। बिल्कुल नया टर्म। हम लोग जब बैक्टीरिया पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बैक्टीरिया। तो हम लोग बैक्टीरिया में तीन चीजें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तीन। एक पढ़ते हैं कंजुगेशन, कंजुगेशन। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण। और तीसरा पढ़ते हैं पराक्रमण या ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। तीन ही तो पढ़ते हैं। कंजुगेशन में क्या होता है? किसने दिया था इसको? ट्रांसडक्शन किसने दिया था? जिंडर और हाँ, जिंडर और लीडरबर्ग ने दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने दिया था। कंजुगेशन किसने दिया था? जिंडर लीडरबर्ग ने ये दिया था। लीडरबर्ग और टैटम ने दिया था इसको। कंजुगेशन को लीडरबर्ग टैटम ने दिया था। इनके ये भी याद रखना कि कंजुगेशन ई कोलाई पे दिया गया था, ट्रांस फॉर्मेशन डिप्लोकोकस निमोनियाई पे दिया गया था, और जो ट्रांसडक्शन है वो हमें लगता है ई कोलाई पे दिया गया था। और साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम पे भी एक दिया गया था। कौन दिया गया था? कंजुगेशन तो ई कोलाई पे है, ई कोलाई पे। और ये डिप्लोकोकस पे है, ये साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम पे दिया गया था ट्रांसडक्शन। ठीक है, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बैक्टीरिया से क्वेश्चन ये बना है और एक नए क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच आर द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? मेलाटोनिन एपिफाइसिस से ठीक है, मेलानोट्रोपिन मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी सही है। लेप्टिन एडिपोसाइट्स, रेनिन जो है स्टोमक ऑफ इन्फिनाइट नहीं। रेनिन का जो सिक्रीशन होता है वह जनरली होता है जक्स्टा ग्लैमुलर से। क्या होता है? जक्स्टा ग्लैमुलर से होता है। किससे होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर से होता है। और जक्स्टा ग्लोमुलर क्या होता है? ये कहां पा जाता है? तो लोकेटेड वॉल ऑफ एफ्रंट, एफ्रंट आर्टरीज ऑफ किडनी। किडनी की एफ्रंट जो आर्टरीज है या नेफ्रॉन की एफ्रंट आर्टरीज वहां देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन सर्टेन प्लांट, इन सर्टेन प्लांट यानी कुछ पौधों में द मैकेनिज्म वेयर टाइमिंग ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली। तो उसने जो क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, कुछ बीच में था कि सर्टेन प्लांट द मैकेनिज्म फॉर टाइमिंग द अनदर डिसेंस एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली डू नॉट कंसाइड टू एवॉइड सेल पॉलिनेशन इज कार्ड। कुछ पौधों में वो ऐसे मैकेनिज्म है, प्रक्रिया है जो स्वपरागण से बचने के लिए परागकण स्फुटन और वर्तिका ग्रहता का समय समान नहीं होता है। मतलब होता क्या है कि या तो जो एंथर है वो पहले मैच्योर हो जाते हैं और स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो पाती है, इसलिए वो आपस में क्रॉस पॉली जो सेल पॉलिनेशन है, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसे डाइकोगेमी के नाम से जानते हैं। भिन्न काल परिपक्वता नाम से है कि अलग अलग समय पर परिपक्व होना। ध्यान में रखना, यानी एंथर जो होते हैं वो हो सकता है पहले परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, और जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा हो सकता है वो बाद में हो, या ये पहले हो जाए ये बाद में हो। तो ये क्या है? जो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, फिर क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, मतलब अपने घर में न जाके दूसरे फ्लावर को ये पॉलिनेट करते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। अभी इससे एलटी में इसी से एक क्वेश्चन बना था। तो ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। प्रोटेंड्री, क्या पाया जाता है? प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री में क्या होता है? एंथर मैच्योर फर्स्ट, मैच्योर फर्स्ट, पहले एंथर मैच्योर हो जाते हैं। ध्यान में रखना। और अगर दूसरा बोले प्रोटो गाइनी, प्रोटोगाइनी का मतलब क्या हुआ? इसमें स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट, मैच्योर फर्स्ट, इसमें पहले ये मैच्योर हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि प्रोटो
प्रोटैंड्री क्या है? प्रोटैंड्री प्रोटैंड्री में आता कौन कौन है? तो ध्यान में रखना, इसमें मेज आते हैं। मेज का मतलब मक्का। सनफ्लावर, सनफ्लावर का मतलब सूरजमुखी। और क्या आता है? आता है शुगर बीट। शुगर बीट, शुगर बीट का मतलब चुकंदर। अगर पूछ दे प्रोटोगाइनी में कौन कौन से आते हैं, तो आता है पर्ल, पर्ल मिलेट। दूसरा आता है एप्पल, पियर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डाइकोगाइनी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो उसका जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है विदाउट हिस्टोन होता है। विदाउट हिस्टोन, पहला ही नंबर यहीं से शुरू होता है। हिस्टोन नहीं पाया जाता, तो पहला है ओनली हिस्टोन इन इट्स डीएनए। ओनली ए प्रोकैरियोट सेल लैक्स। तो हिस्टोन क्या होता है? अपसेट। तो ये कह रहा है डीएनए में हिस्टोन पाया जाता है, तो ये क्या है? अनुपस्थित होता है। ओनली साइटोस्केलेटन अनुपस्थित होता है। ओनली सब सेलुलर ऑर्गेनेल बिल्कुल ये भी अनुपस्थित होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑल ऑफ दवा, ये सारे के सारे जितने दिए सब के सब अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सीड हैविंग लॉन्गेस्ट वाइबिलिटी बिलोंग टू। ऐसा बीज जो लंबे समय तक उनमें जो भ्रूण होता है वो संचित रहता है और लंबे समय तक वो रखे रहो, फिर बोओगे तो उग आता है, एक गार्डन में लगाया जाता है। तो लूपिनस जो है, कौन? लूपिनस, इसके सीड में हाईली वाइबिलिटी पाई जाती है। चिनीपोडियम, चिनीपोडियम एल्बम की अगर बात करें तो बथुआ आप जानते हैं, क्या बोलते हैं? बथुआ। चिनीपोडियम में और कौन आता है? तो वो आता है पालक। क्वेरकस सुबर, क्वेरकस सुबर से क्या प्राप्त किया जाता है? कार्क, ढक्कन जो लगते थे ना बोतलों में, वो प्राप्त किया। यूकेलिप्टस तो आप सब जानते हैं, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों से उसने पूछा। 14 कहता है द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ एन एनिमल इक्वल टू x at 0 degree centigrade if Q10 equal to 2, at which the following temperatures the rate will be 8x। तो इसका सही आंसर क्या था? तो आप निकालते रहिएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन किससे पूछा गया? तो ये पूछा गया था टेरिडोफाइटा से। किससे? टेरिडोफाइटा से। अकॉर्डिंग टू द बोवर एंड गोबेल rhizophore of Selagnolize, according to Bower and Goebel, rhizophore Selagnolize। जो बोवेर और ग्लोबल के अनुसार राइजोफोर, जो सेलेजनेला का राइजोफोर है वो क्या है? एक्चुअली में जो राइजोफोर है, ध्यान में रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहा जाता है कि इसमें स्टेम के भी लक्षण होते हैं, इसमें रूट के भी लक्षण होते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन टीजीटी में एक हफ्ते पहले बना था, एक हफ्ते बाद पीजीटी हुआ, सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू द बोवेर एंड गोबेल राइजोफोरा सेलेजनेलाइज क्या होता है? कहता है कि स्टेम है, ए रूट है, एन ऑर्गेन सुई जिनेरिस है, या नन ऑफ द एबव। सही आंसर क्या था? तो एन ऑर्गेन ऑफ सुई जिनेरिस। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, मैंने स्लेजिनेला अपनी थ्योरी क्लास में पढ़ाया था, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ बहुत ऐसा नहीं कि इधर उधर का डाटा दे देता हूँ। ये स्लेजिनेला की हमारी क्लास है, लिग्यूल बहुत पूछते हैं, तो मैं इसको दिखाना जा रहा। राइजोफोर हमने लिखाया था कि अब समझ लीजिएगा कि जो राइजोफोर होते हैं, कि जो राइजोफोर होते हैं, राइजोफोर आर नॉट प्रेजेंट इन एक जाति है स्लेजिनेला की, कस्पिडिडा। ये एक ऐसी जाति है स्लेजिनेला की जिसमें अनुपस्थित होता है, राइजोफोर पाया ही नहीं जाता। ध्यान में रखना, ये क्लास की बात कर रहे हैं। हमने कहा था राइजोफोर में दोनों गुण होते हैं, रूट और स्टेम के। फिर हमने बताया है रूट और स्टेम में, हमने एक वैज्ञानिक थे वान टीगम, उन्होंने कैपलेस रूट, और ये टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा था ये वाला। गोबेल ने कंसीडर टू एज, क्या कहा था? कंसीडर एज स्टेम, गोबेल ने कहा था। बोवेल ने कहा था नाइदर रूट नॉट स्टेम, इन्होंने कहा ना रूट है ना स्टेम है। और इसके लिए क्या यूज किया था? ऑर्गेन सुई जेनेरिस शब्द को यूज किया गया था। ये हमने सिलेजनेला पढ़ाया है, ठीक है? अब देख लो, थ्योरी क्लास हम दिखा रहे हैं आपको, मतलब आपको ये ना लगे कि सर इधर उधर क्या पढ़ाया करते हैं। चलो, तो ये तो क्या है? ऑर्गेन सुई जेनेरिस। बोवेल, बावर और गोबेल ने क्या कहा था सिलेजनेला को? ऑर्गेन
सुई जिनेरिस, ना रूट है ना स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्रेप हैंसलेट साइकिल आल्सो कार्ड। क्रेप्स हैंसलेट साइकिल आल्सो कार्ड, क्रेप्स हैंसलेट साइकिल को प्राय किसके नाम से जानते हैं? तो क्रेप साइकिल के नाम से, क्रेप साइकिल को क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक साइक्लिक सिट्रिक एसिड साइकिल, ये सब नाम इसके हैं। क्रेप्स हैंसलेट साइकिल यूरिया साइकिल को बोलते हैं। यूरिया साइकिल का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम ऑर्निथीन साइकिल के नाम से जानते हैं। ऑर्निथीन साइकिल के नाम से जानते हैं, अथवा यूरिया साइकिल के नाम से जानते हैं, अथवा और किसके नाम से जानते हैं? क्रेप्स हैंसिलीट साइकिल के नाम, इतने नाम हैं यूरिया साइकिल के। ऑर्निथीन पूछता, यूरिया साइकिल, ये तो ऑप्शन हम सी डी को सही करेंगे। किसको सही करेंगे? डी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं और 17 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस ग्रुप हैज सेप्टेट हाइफी एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग कोनिडिया एंड फ्रेगमेंटेशन। उसका कहना है कि इनमें से जो कवक समुदिया, बेसिडियोमाइकोटिना में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ते हैं ना। और जाइगोमाइसिटीज में क्या पढ़ते हैं? तो जाइगोमाइसिटीज में हम लोग म्यूकर पढ़ते हैं, राइजोपस पढ़ते हैं। काइटिडिस में किसको पढ़ते हैं? तो सिनकाइट्रियम को पढ़ते हैं। ठीक है। तो ग्लोमेरुलोमाइकोटा ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, ध्यान में रखना। ये एक्चुअली में बाद में क्लास कुछ वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, ये चलन में बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन ए सही था, बेसिडियोमाइकोटिना। क्या था? बेसिडियोमाइकोटिना। एक बार देख लीजिएगा, मुझे लगता है वीडियो आपके साथ ना पहुंच रहा हो तो मैं फटाफट बोल दूं। ए प्रोकैरियोट सेल लैक्स तो था ऑल ऑफ एबव, सीड हैविंग लॉन्गेस्ट वाइबिलिटी, लूपिन्स मुझे लगा कि वीडियो पुश है, अब पता नहीं पुश था कि नहीं, अब तो मैं कंफ्यूज हूं। तो आप देख लीजिएगा, 14 नंबर का आंसर था सी और 15 नंबर का आंसर था एन ऑर्गन सुई जिनेरिस, और ये वाला जो आंसर था वो सी डी, और इसका आंसर था ए। चलिए अब चलते हैं। मुझे लगा कि मैं पढ़ा भी रहा था और वीडियो में बटन कोई दब गई, तो मुझे लगा शायद पुश है। अब ये तो आप ही बता सकते हैं पुश था कि नहीं था, कि वो पढ़ा रहे थे, मुझे दिखा कि शायद पुश है, पता नहीं, हो सकता है चालू भी, कंफ्यूज हो। प्रोटीन केराटिन इज नॉट फाउंड इन द, प्रोटीन केराटिन किस में नहीं पाई जाती है? तो देखिए बर्ड्स के जो फिन्स होते हैं वो पंखे होते हैं, केराटिन के बने होते हैं। रेप्टाइल्स में नाखून वगैरह सब केराटिन के बने होते हैं। मैमल्स में हेयर्स, नाखून सब केराटिन के बने होते हैं। फिश एक ऐसी है जिसमें केराटिन नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर कॉल मैसेज कर सकते हैं आप। अगर वहां पेमेंट करने में अक्षम हो तो आप हमें डायरेक्ट, हमें इसी नंबर पर गूगल पे या फोन पे करके, चाहे 1199 कर दें अगर 1199 वाला बैच लेना है, या फिर 599 पेमेंट करके गूगल पे फोन पे से, इन दोनों में से एक से आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें और ऐप पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया वो भेज देंगे, तो हमारे द्वारा आपका कोर्स एक्टिवेट कर दिया जाएगा। वरना आप वहीं बाय नाउ करके पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच आर द स्नैक्स फाउंड इन इंडिया नॉन पॉइजनस। इसमें से कौन सा सर्प है जो कि नॉन पॉइजनस है, यानी विषहीन है? वह सर्प कौन सा है? तो किंग कोबरा, तो आप सब जानते हैं कि कोबरा सबसे घातक जहरीला है। बैंडेड कैरात, कैरात भी बहुत जहरीला होता है। बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर दो मुही को बोलते हैं। जब आप सांप देखते हैं, बच्चे खेला करते हैं, इस तरह का सांप होता है। एक तरफ चूंकि उसका एनस होता है, वो ऐसा लगता है कि इसका दोनों तरफ मुंह हो, इसीलिए इसे दो मुही के नाम से जानते हैं। और ये जहरीला नहीं होता, इसीलिए रोड पर बच्चे पकड़े गांव में खेला करते हैं। ठीक है, पकड़ लाए उसको परेशान करते रहते हैं, तो बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर बोलते हैं उसको। दो मुही को क्या बोलते हैं? बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। ऑप्शन सी सही है। और ब्राउन हिमालयन वाइपर, देखिए वाइपर, कैरात, कोबरा कहीं भी लगाओ, समझ लो ये जी का जंजाल है और सबसे ज्यादा जहरीले हैं। और सबसे ज्यादा जहरीला पूछेगा तो समुद्र का जो स्नैक्स होता है वो सबसे जहरीला होता है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर डिफिशियंसी लीड्स टू, कॉपर की कमी प्रतिनिधित्व करती है, इनमें से कॉपर की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो कॉपर से एक्जेंथीमा होता है, एक्जेंथीमा रोग हो जाता है। एक्जेंथीमा में क्या होता है? इसमें जो लकड़ी रहती है वो सूखने लगती है। क्या लगती है? सूखने लगती है। और ये किस में होता है? ये सीट्रस प्लांट में होता है। अक्सर जो खट्टे फल होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। और कॉपर की कमी से होता है। व्हिप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर किससे होता है? व्हिप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर जो होता है मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। किसकी?
मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, जो एसिडिक सॉइल होती है, एसिडिक सॉइल का मतलब अम्लीय मिट्टी, अगर हमारी मिट्टी अम्लीय है और उसमें हमने कॉलीफ्लावर या गोभी बो दी, तो इस अम्लीय मिट्टी की वजह से यह पोषक तत्वों को नहीं ले पाती है। तो विप्टाल कॉली लिटिल लीफ कंडीशन किसकी कमी से होती है? लिटिल लीफ जो होती है वो जेडेन की कमी से होती है, जस्ता की कमी से, सॉरी जिंक की कमी से। किससे? जिंक की कमी से होती है। जेडेन तो जस्ता होता है ना, जिंक। ठीक है। और इंटरवेनल क्लोरोसिस किससे होता है? तो इंटरवेनो वेनल जो क्लोरोसिस होता है, हम्म, तो जिंक, ये हुआ जिंक। ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया जिंक। इंटरवेनल क्लोरोसिस जो होता है, तो अगर यंग लीफ है, ध्यान में रखना, यंग अगर लीफ में क्लोरोसिस हो, क्लोरोसिस का मतलब क्लोरोफिल का नष्ट होना, क्या कहलाता है? क्लोरोसिस। तो अगर क्लोरोफिल का नष्ट होने की बात करेगा, तो उसमें यंग लीफ में जो क्लोरोफिल हो रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है आपसे पूछेगा, तो वो आयरन की वजह से होता है, आयरन की कमी से। और अगर ओल्ड लीफ है, ओल्ड लीफ में अगर क्लोरोफिल मर रहा है, तो मैग्नीशियम की कमी से होता है। फिर आता है रेंडियर मॉस। रेंडियर मॉस किसे बोलते हैं? तो लाइकेन को बोलते हैं रेंडियर मॉस। रेंडियर मॉस क्लेडोनिया रेंजीफोरा, क्लेडोनिया रेंजीफोरा को रेंडियर मॉस के नाम से जानते हैं। सिट्रेरिया इसलैंडिका को आइसलैंड मॉस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? बी, रेंडियर मॉस। देखिए, मॉस से आप कंफ्यूज मत होना कि ये ब्रायोफाइट है, ये क्या है? एक लाइकेन है, और क्लेडोनिया रेंजीफेरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म लोटिक एंड लेंटिक। देखिएगा, जब आप सरिता पढ़ते हैं, सरिता का मतलब फ्रेश वाटर पढ़ते हैं, तो फ्रेश वाटर दो प्रकार का होता है। एक रनिंग वाटर होता है, रनिंग वाटर जैसे नदियों का पानी, तो उसको बोलते हैं कौन सा? लोटिक। और जो स्टैंडिंग वाटर होता है, स्टैंडिंग का मतलब जो स्थिर होता है, जैसे तालाब का पानी, कुएं का पानी, तो वो होता है लेंटिक। और मैंने कैसे याद रखा था, मैं आपको अपनी ट्रिक बता दूं। लो से लोटिक, लो से लोटना। क्या होता है, छोटे बच्चे लौट जाते हैं ना, लौटते रहते हैं और ढनकते रहते हैं। गुस्से मार दो ना छोटे बच्चों को, तो वो लौटते रहते हैं, लौट जाते हैं मिट्टी में। अब तो सब कॉर्पोरेट है, तो कोई गांव में ही मेरा बचपन भी था, तो अक्सर होता था, मारपीट होती थी, तो लौट जाते थे मिट्टी में, कीचड़ में, जहां बन जाए। ठीक है। तो वो दौर दूसरा था। अब तो मैं देख रहा हूँ कि टाइल्स मार्बल, अब बच्चे लौटने का समय ही नहीं है, मोबाइल निकाल के दे दो। और कुछ अब बच्चों को वो खेल का परिवेश मिलता नहीं, तो उसको लौटना, लौटना का मतलब होता है मूवमेंट। लौटते थे तो ऐसे ऐसे ढनकते चले जाते थे, रोते रोते। तो वैसे मैंने याद किया था, तो मुझे आज भी याद है। रनिंग वाटर जो होता है, लोटिक मतलब होता है रनिंग वाटर, तो ये किसमें? फ्रेश वाटर हैबिटेट की कंडीशन है। ठीक है। फिर कहता है आर्किड जड़ में वेलामेन। द वेलामेन ऑर्किड रूट इज ड्राइव फ्रॉम। जो वेलामेन में आर्किड रूट होती है, वो किसकी व्युत्पत्ति होती है? तो देखिएगा, जो वेलामेन होता है, जैसे ये है, तो यहाँ एक स्पंजी टिश्यूज पाया जाता है इस तरह का, जो वायुमंडल के वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वायुमंडल के वाटर को क्या करता है? प्रॉपर एब्जॉर्ब करता है, ऐसे। इसको बोलते हैं वेलामेन। वेलामेन ये किससे उत्पन्न होता है? तो ये डर्मेटोजेन ऑफ रूट, रूट की डर्मेटोजेन से इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है हृदय स्पंदन एट रेगुलर इंटरवल्स द हार्ट बीट इज रिवर्स्ड। एक सही अंतराल के बाद जो हार्ट बीट होती है, वो रिजर्व होती है, अंतराल निम्नलिखित किस उत्क्रमित हो जाता है? तो वो है हार्डमानिया में। किसमें? हार्डमानिया में। क्वेश्चन नंबर 25 है, और विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फार्मूला इज रोजेसी। रोजेसी में कौन आता है? रोज आता है ना। तो इसमें कहता है फ्लोरल फार्मूला कौन सा था? एक्चुअली में ये फ्लोरल फार्मूला दिया गया था, इसका आंसर जो था वो ए था। यानी ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक। आपको फार्मूले आप हमारी थ्योरी की क्लास में जब फैमिलियां पढ़ेंगे, तब ये हमने बताया एक्टिनोमॉर्फिक। इसको बोलते हैं हार्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, सेक्सुअल। एपिकैलिक्स की जो संख्या होती है वो 5 होती है। कोरोला में जो सेपल की संख्या होती है वो 5 होती है। और कैसे हैं? कैसे हैं? ये जो 5 लगा बिना ब्रैकेट के, तो कैसे बोलेंगे? पॉलीसिपैलस होते हैं। पॉलीसिपैलस का मतलब सारे सेपल्स फ्री हैं। और कोरोला में जो पेटल्स हैं वो पॉली पेटैलस हैं, यानी फ्री हैं। एंडोशियम में जो स्टैमेन है वो कितने हैं?
इंडेफिनिट है। गाइनोशियम में जो कार्पेल है वो बहुत सारी है, इंडेफिनिट है और ओवरी सुपीरियर है। ठीक है, तो ये सब कहाँ पढ़ने को मिलेगा? जब मैंने सारी फैमिलियां पढ़ाई हैं, सारी की सारी फैमिलियां पढ़ाई हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार आप जुड़िए, हमारी डेमो क्लास देखिए और आप भी अगले जॉब के दावेदार होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रो एंजाइम इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एक्टिव एंजाइम टू एंटेरोकाइनेज देन बाय ऑटो कैटालिसिस। निम्नलिखित प्रो एंजाइम में से कौन सा पहले एंटेरोकाइनेज द्वारा तत्पश्चात स्व उत्प्रेरण द्वारा सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है? तो वो है ट्रिप्सिनोजन। कौन है? ट्रिप्सिनोजन। क्वेश्चन नंबर 27 है द लार्वल लाइफ ऑफ बॉम्बेक्स मोराई लास्ट फॉर डेज। कितने दिन में लास्ट होती है इसकी उम्र? ठीक है, इसकी उम्र कितने दिन में लास्ट होती है? तो एक्चुअली में 20 से 30 दिन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है, मगर आयोग ने इसको 42 माना था, फिर इस पे मतलब आपत्तियां गई थी, फिर बाद में पता नहीं क्या किया। मैंने दोनों बता दिए आपको, फिर मैंने नहीं देखा क्या था। क्वेश्चन नंबर आता है हेलोफाइटिक फर्न, लवणोद्भिद। ऐसा फर्न, फर्न का मतलब ऐसा, यहाँ टेरिडोफाइटा, ऐसा टेरिडोफाइटा जो समुद्र जल में उगता है, यानी जहां नमक ज्यादा होता है वहां उगता है। एडियंटम, एडियंटम हरदम जो ऐसे जगह उगता है जहां मर्सी प्लेस हो और कुएं आदि में। एस्पिलिनम नूडस या एक्रोस्टिकम ऑरियम, तो ऑप्शन सी सही है और बिल्कुल न्यू क्वेश्चन था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, पीसीओ चक्र किस नाम से जाना था? पीसीओ साइकिल नोन एज, बिल्कुल नया क्वेश्चन था। पीसीओ साइकिल अभी तक कहीं बना ही नहीं था, पहली बार बना। पीसीओ साइकिल किसके नाम से जानते हैं? तो पीसीओ साइकिल को हम प्राय फोटोसिंथेटिक, किसके नाम? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक कार्बन, कार्बन ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन। ये साइकिल प्राय C2 साइकिल को कहते हैं। किसको कहते हैं? C2 साइकिल। C2 साइकिल का दूसरा नाम क्या है? ग्लाइकोलेट साइकिल। ठीक है, तो यहाँ C2 दिया है तो ऑप्शन। और आज तीसरी क्वेश्चन कराएंगे और ये क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं देंगे। क्या है? Which of the following statement is not true regarding cytochrome oxidase? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आ सकते हैं? इट इज फाउंड इन माइटोकाइंड्रिया, ये माइटोकाइंड्रिया में पाया जाता है। इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, इट कंटेन ओनली कॉपर, इसमें केवल कॉपर होता है। इट कंटेन बोथ कॉपर एंड आयरन, इसमें कॉपर आयरन दोनों पाए जाते हैं। इस स्टेटमेंट में से सही ऑप्शन क्या है? इस स्टेटमेंट में सही ऑप्शन क्या है? तो आप इसको कमेंट्स करके बताइएगा। इसका सेकेंड पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको देखिए, बहुत लोगों ने सॉल्व कराया होगा, मगर हम इस टारगेट के लेकर चल रहे हैं क्योंकि पीजीटी की परीक्षा पहले लगी है, हमें प्रश्न पत्र का भी एक आइडिया हो जाएगा। दूसरा, जो क्वेश्चन अगर रिपीट मारेगा इससे 2-4 क्वेश्चन तो वो भी हमारे सही होंगे। और दूसरा, हमारी एक एक क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन की तैयारी हो रही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ हमें आज के लिए इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।